नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका कब खुलकर इस्राएल के समर्थन में ईरान पर हमला करेगा और ईरान की अपील पर इस्लामिक देश क्या ईरान के साथ आएंगे? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। गजा पर इस्राएल के हमले के समय अरब देशों ने निंदा तो की, लेकिन गजा की मदद के लिए आगे नहीं आए। क्या पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक ईरान के साथ लड़ाई में उतरेंगे? ऐसा लगता नहीं। अरब देशों का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि शायद ही ईरान के साथ मैदान में उतरेंगे और अमेरिका से लोहा लेंगे। इसलिए इस लड़ाई के मैदान में ईरान अकेला नजर आता है। दूसरी तरफ इस्राएल अमेरिका करने लगा है। अपने अपने बयानों से इस्राएल और ईरान दोनों दुनिया को संदेश दे रहे हैं। अपनी तरफ से ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध नहीं चाहता है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि ना ही हम युद्ध चाहते थे, ना ही हमने शुरू किया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता है और हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं, मगर यह भी कहा कि वे झुकने वाले नहीं हैं। दुश्मन ना तो हमें और ना ही हमारे देश को मारकर या हत्या कर मिटा सकता है, क्योंकि हर वो नायक जिसका झंडा गिरता है उसकी जगह पर एक साथ कई सौ और नायक उस झंडे को लेकर खड़े हो जाते हैं। जो क्रूरता, अन्याय, अपराध और धोखा ये डरपोक लोग कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जिस परमाणु हथियार के नाम पर इस्राएल ने ईरान के खिलाफ हमला शुरू किया, अभी भी ईरान के राष्ट्रपति उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। 25 मार्च 2025 को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने सेनेट के सामने यह जानकारी दी थी कि खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। 2023 में खामेनेई ने जिस परमाणु हथियार प्रोग्राम को सस्पेंड किया था, उसे फिर से मंजूरी नहीं दी है। इस बात की निगरानी की जा रही है कि क्या तेहरान फिर से उस कार्यक्रम को मंजूरी देता है। ईरान कह रहा है कि परमाणु बम नहीं बना रहा, इसके बाद भी परमाणु बम के नाम पर इस्राएल ने हमला किया है। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है, जिसका मतलब है कि हथियार नहीं बनाएगा। इस्राएल ने कभी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, जबकि उस पर भी परमाणु हथियार होने के आरोप लगते हैं। अगर ईरान के पास परमाणु बम है भी, तो भी उस पर जांच का दबाव क्यों नहीं डाला गया? इस्राएल को किसने अधिकार दिया कि वह सीधा हमला कर दे? CNN की पत्रकार हैं क्रिस्टियन अमानपोर। उन्होंने एक चर्चा में कहा कि इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दशकों से यही करना चाहते थे, मतलब ईरान पर हमला करना चाहते थे। क्रिस्टियन अमानपोर ने कहा कि नेतन्याहू ने कभी कूटनीति के रास्ते पर यकीन नहीं किया, लेकिन आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने उन्हें वह नहीं करने दिया जो ट्रंप ने करने दिया है। सवाल ट्रंप पर उठ रहा है कि इस्राएल के हमले में उनकी सहमति थी। यहां तक कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर डील के नाम पर ईरान को बातचीत में उलझाए रखा। ईरान ने बातचीत की पेशकश स्वीकार कर ली और पीछे से इस्राएल ने ईरान पर हमला कर दिया। क्रिस्टियन अमानपोर ने बताया कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र की ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA परमाणु डील के सभी मानकों पर यह पाया गया कि ईरान ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया है, फिर भी अमेरिका ने ईरान से प्रतिबंध नहीं हटाए। क्रिस्टियन अमानपोर कहती हैं कि तभी से नेतन्याहू के दबाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह तय किया। कभी भी यह डील नहीं चाहते थे। नेतन्याहू हमेशा ही ईरान की क्षमता को ध्वस्त कर देना चाहते थे। ट्रंप 2018 में संयुक्त राष्ट्र की डील से यह सोचकर बाहर हो गए कि वे बेहतर डील कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। परमाणु तैयारी के मामले में ईरान और मजबूत ही हुआ। इन बातों को खंगालना पड़ता है, छानना पड़ता है, तब पता चलता है कि 2003 में इसी तरह एक झूठ रचा गया। इराक पर आरोप लगाया गया कि उसके पास नरसंहार करने वाले रासायनिक हथियार हैं। लाखों लोगों को मारने के बाद झूठ निकला कि इराक के पास ऐसा कुछ नहीं था। इस बार लगता है कि धारणाओं के जरिए इस युद्ध को जायज ठहराने के लिए इस्राएल को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। पश्चिमी मीडिया इस्राएल का प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन इसके बाद भी इस्राएल पर सवाल उठ रहे हैं। लोग न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर को वायरल कर रहे हैं जो 1995 की है। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि ईरान अगले 5 साल में एटम बम बना सकता है। अमेरिका और इस्राएल के अधिकारियों को ऐसा लगता है, लेकिन उसी साल इस खबर के 5 दिन बाद यह खबर भी छपती है कि अमेरिका और इस्राएल को लगता है कि ईरान को एटम बम बनाने में कई साल लग जाएंगे।
1995 के 14 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स की यह तीसरी खबर कहती है कि ईरान ने कहा है कि वह 10 न्यूक्लियर प्लांट बनाने पर विचार कर रहा है, लेकिन परमाणु हथियार बनाने का उसका कोई इरादा नहीं। इन्हें जब भी मन करता है ईरान को बम बनाता हुआ बता देते हैं, और जब मन करता है यह भी कह देते हैं ईरान को एटम बम बनाने में बरसों लग जाएंगे, जबकि ईरान कई साल से बार बार कहता आ रहा है कि एटम बम नहीं बनाएगा। 2003 में ही उसका प्रोग्राम निरस्त कर दिया गया था। इस बार इस्राइल के लिए प्रोपेगेंडा करना मुश्किल हो रहा है। गजा पर लगातार हमले ने उसे धारणाओं के खेल में कमजोर कर दिया। बस ग्लोबल लीडर उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हर जगह की जनता में इस्राइल के प्रति समर्थन घटने की बात आ रही है। राजनीतिक और सामाजिक मामलों पर कई तरह के सर्वे करवाने वाली एजेंसी प्यू ने एक नया सर्वे किया है। जून में प्रकाशित इस सर्वे में 24 देशों में से 20 देशों के लोगों ने कहा कि वे इस्राइल और नेतन्याहू के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। नेतन्याहू बेलगाम हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया के सारे नेता उनकी सैलरी पर खटते हैं, वो एक्शन लेते हैं, बाकी सब हाँ जी करते आ जाते हैं। इन नेताओं का इस्राइल के प्रति समर्थन नहीं होता तो दुनिया आज गजा में इतिहास का सबसे खतरनाक नरसंहार नहीं देखती। सारी दुनिया जानती है कि इस्राइल के पास उसकी अपनी ताकत नहीं है। उसके पास जो भी ताकत है वो अमेरिका की है। खुद ट्रंप ने यह बात कही कि अमेरिका दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाता है और उसका काफी कुछ इस्राइल के पास है। युद्ध समाप्त कराने के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आए ट्रंप का सबसे बड़ा इम्तिहान है, बशर्ते उनके समर्थकों को इन बातों से फर्क पड़ता हो तब। इस्राइल के साथ जंग में कूदने का कौन सा बहाना ट्रंप बनाते हैं, अब इसका इंतजार किया जा रहा है। और लगता है कि उसी बहाने की खोज में इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। जाहिर है यह नेतन्याहू का प्रपंच है। उन्हें किसी बड़े कारण की सप्लाई करनी है ताकि ट्रंप अमेरिका को इस जंग में झोंक सकें। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप पर हत्या के जो 2 प्रयास हुए हैं उसके पीछे ईरान का हाथ रहा। तब पत्रकार ने पलटकर पूछा कि आपके पास कोई खुफिया जानकारी है कि ट्रंप की हत्या के प्रयास में ईरान का सीधा हाथ था? तब नेतन्याहू कहते हैं हां, प्रॉक्सी के जरिए, यानी छद्म के रूप में, मतलब सीधा हाथ होने की बात नहीं कहते हैं। फॉक्स न्यूज ट्रंप समर्थकों में काफी लोकप्रिय चैनल माना जाता है। 2024 में जब ट्रंप पर हमला हुआ तब उन्होंने ईरान का नाम लिया था और FBI से जांच की मांग की, लेकिन सत्ता में आने के 3 महीने तक ट्रंप ने इसकी बात जोरदार तरीके से तो नहीं की। इस्राइल ने जब ईरान पर हमला किया उस दिन भी इसकी बात नहीं की, बल्कि यही कहा कि इस्राइल ने एक तरफा फैसला किया है। ट्रंप समर्थकों में कुछ बड़े नाम जंग में अमेरिका के कूदने के खिलाफ हो गए हैं। स्टीव बैनन ने भी युद्ध का विरोध किया है, कहा है कि यह ट्रंप के वादे के खिलाफ होगा। नेतन्याहू तो खुद के भी मारे जाने की योजना का हवा खड़ा करने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि वे ईरान के खिलाफ जंग को नेतन्याहू और ट्रंप का सवाल बना देना चाहते हैं। साफ है कि उनके पास इस जंग को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस कारण नहीं। मुझे मारा उसे भी मार देंगे, आओ आओ मुझे बचाओ, इस तरह की बातों से माहौल बना रहे हैं। फिर पश्चिमी मीडिया में सूत्रों के हवाले से यह कौन रिपोर्ट करवा रहा है कि इस्राइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या करवा सकता है। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह खबर आई। कुछ ही देर के बाद रॉयटर्स ने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से एक और खबर छापी जिसमें कहा गया अमेरिका ने हत्या के प्लान को वीटो कर दिया है, इस्राइल को ऐसा करने से रोक दिया है। इसमें लिखा है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इस्राइल ने ट्रंप को इस बारे में जानकारी दी थी कि उनके पास खामेनेई को मार डालने का मौका है, मगर ट्रंप ने उन्हें इस प्लान पर आगे जाने से रोक दिया। ट्रंप ने खुद ऐसा किया या किसी से करवाया यह साफ नहीं, मगर रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रंप लगातार नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी लिखा है कि जब तक ईरान किसी अमेरिकी की हत्या नहीं करता तब तक हम उनकी राजनीतिक लीडरशिप पर हमले की बात नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में इस पूरे प्रकरण पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जब अमेरिका के वीटो करने की बात पर टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जो बातें कभी हुई ही नहीं उन पर रिपोर्टिंग हो रही है, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता हूं। फॉक्स न्यूज को नेतन्याहू ने इंटरव्यू दिया। इस चैनल पर मर्डॉक परिवार का काफी कंट्रोल बताया जाता है और रूपर्ट मर्डॉक चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में कूदे, आगे बढ़े। लेकिन फॉक्स के पूर्व पत्रकार टकर कार्लसन ने निंदा की है कि मर्डॉक जैसे लोग युद्ध चाहते हैं। एक और अरबपति हैं बिल एकमैन,
वो भी चाहते हैं कि अमेरिका इस्राएल के पक्ष में जंग करे। इस तरह की रिपोर्ट को दो तरह से देखा जा रहा है। एक पक्ष को लगता है ऐसा करके अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के प्लान के विरोध में है। दूसरा पक्ष है कि सूत्रों के हवाले से इस स्टोरी को प्लांट करके अमेरिका ने इस्राएल को एक तरह से हरी झंडी दे दी है कि वह जब खामेनेई की हत्या करेगा तब अमेरिका यह कहकर पीछे हट जाएगा कि हम शुरू से इस हत्या के पक्ष में नहीं थे। इस्राएल ने हमारी जानकारी के बिना हमारे विरुद्ध जाकर हत्या की। खुलकर लिखा जा रहा है कि अमेरिका और इस्राएल की योजना है कि ईरान में तख्ता पलट हो। इस समय जो सत्ता में है उन्हें हटाकर वह किया जाए जो सीरिया में किया गया, किसी कठपुतली को कुर्सी पर बिठा दिया जाए। फॉक्स न्यूज ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश होगी, तो नेतन्याहू साफ साफ कहते हैं बिल्कुल होगी, क्योंकि ईरान की मौजूदा सत्ता बहुत कमजोर है। इस समय चारों तरफ से सूचनाओं और बयानों की भरमार है। आप इन खबरों को कैसे देखें, अपने भविष्य के लिए और दुनिया के भविष्य के लिए यही बड़ी चुनौती है। आपको देखना चाहिए कि ये ग्लोबल लीडर किसी इलाके को बम बारूद से मिटा देने के लिए क्या क्या खेल खेलते हैं, क्या क्या बोली बोलते हैं। जो कहीं और हो रहा है वही आपके पड़ोस में भी एक दिन होगा। इराक, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया में सत्ता बदलने का यह खेल आज का नहीं है और यही नहीं रुकेगा। इस खेल के चलते दुनिया ने भयंकर तबाही देखी है। किसी भी तरह से ईरान को कब्जे में लेना ही सबका मकसद नजर आ रहा है। 2016 दिसंबर की बात है। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में लगे थे। एक सभा में उन्होंने कह दिया कि हम दौड़ दौड़ कर विदेशी सरकारों को गिराने का काम बंद करेंगे। जिन रिजीम्स के बारे में हम कुछ नहीं जानते, जिनमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वहां नहीं जाएंगे। हमारा फोकस आतंकवाद को हराने और आईसिस को बर्बाद करने पर रहेगा। यह ट्रंप का बयान है और खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर बताने वाले नेतन्याहू खुलेआम कह रहे हैं कि हम रिजीम चेंज करेंगे। नेतन्याहू ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नाम जैसे लिंडसे ग्रैहम भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप सत्ता में आते ही रिजीम चेंज से अलग रहने की बात भूल गए और सीरिया में सत्ता परिवर्तन होता है। जिस व्यक्ति पर आतंकवादी होने के कारण $10 मिलियन का इनाम था, उसी से ट्रंप के हाथ मिलाने की तस्वीर आती है। सीरिया के नए राष्ट्रपति अल शरा से मई के महीने में ट्रंप मिलते हैं। कहते हैं उनमें बहुत संभावनाएं हैं। रियाद में 37 मिनट तक दोनों की मुलाकात होती है। शरा के अल कायदा से भी तार जुड़े रहे हैं। सीरिया ने इस्राएल के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। अब आप खेल समझिए। तो सत्ता को कब्जे में लेना ही मकसद है। अमेरिका अपना दायित्व समझता है कि किसी देश में वह सत्ता परिवर्तन करवा सकता है। नेतन्याहू बेचैन है कि अमेरिका जल्दी उनके साथ जंग में आ जाए। अमेरिका मना नहीं कर पाएगा, लेकिन एक एक दिन की देरी इस्राएल पर भारी पड़ सकती है। ईरान को पता है जब तक अमेरिका मैदान में नहीं आता है उसके पास बढ़त बनाने का यही मौका है। इसलिए चौथे दिन भी ईरान की तरफ से जवाबी हमला जोरदार तरीके से किया गया। इस्राएल की नीति अजीब लगती है। अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करना चाहता है, शक्तिशाली है, प्रोपेगेंडा भी करना चाहता है, साथ ही साथ खुद को सबसे बेचारा भी साबित करना चाहता है। एकदम साफ है कि अमेरिका इस जंग में आ रहा है। एक बार जब अमेरिका आ जाएगा तब उसके साथ साथ दूसरे देश भी आएंगे, ईरान पर हमला करेंगे। युद्ध करने वालों की भूख बहुत बड़ी होती है। ट्रंप ने अमेरिका के चैनल एबीसी से कहा है कि यह हो सकता है कि अमेरिका इस्राएल और ईरान की लड़ाई में शामिल हो जाए। ट्रंप भले डील कर रहे हैं, लेकिन इशारा भी दे रहे हैं कि अमेरिका का भरोसा ना होता तो नेतन्याहू इस पूरे क्षेत्र को जंग में नहीं झोंकते। ट्रंप भले जोर दे रहे हैं कि इस समय अमेरिका शामिल नहीं है, लेकिन इस पर यकीन करना आसान नहीं। ईरान बार बार कह रहा है कि इस जंग में अमेरिका शामिल है। अमेरिका के पत्रकार भी लिख रहे हैं अमेरिका पहले से ही इस युद्ध में शामिल है। बस यह देखना बाकी है कि उसके शामिल होने का दायरा कितना बड़ा होगा। हथियारों के सौदागरों की इच्छा पर निर्भर करता है कि दुनिया के किस हिस्से में जंग होगी और किस हिस्से में नहीं। बाकी कारण खोज लिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि कारण सही हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मूर्खों की जमात उपलब्ध हो जो किसी भी बात पर यकीन कर ले। जनता ने अपनी मूर्खता की हरी झंडी दिखा दी है कि उसे मूर्ख ही समझा जाए। तब फिर जंग के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ ही था इराक पर हमला हुआ, झूठ ही था जिसके सहारे कई देशों में तख्ता पलट हुआ।
लेकिन जनता एक तरफा नहीं है, यह भी सोचना चाहिए। ट्रंप भले ही ताकतवर हों, लेकिन अमेरिका की जनता सड़कों पर निकल रही है, बता रही है कि ट्रंप कोई राजा नहीं है, अमेरिका के मालिक नहीं है। इसी समय में ट्रंप को चुनौती भी दी जा रही है। अमेरिका की जनता ट्विटर पर पोस्ट नहीं लिख रही, सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करवा रही है। इसी 14 जून को अमेरिका के अलग अलग शहरों में कई बड़े प्रदर्शन हुए। इनमें 1.25 करोड़ लोगों के भाग लेने का दावा किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। मीडिया रिपोर्ट में 50 लाख का आंकड़ा रिपोर्ट किया गया है। 2000 से अधिक रैलियां आयोजित की गईं। नो किंग्स डे नाम के इस प्रदर्शन का मतलब यही है, अमेरिका में कोई राजा नहीं जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। 50 देशों में 50 अलग अलग प्रदर्शन होंगे, मगर आंदोलन एक ही है, 50-51। यही से इस आंदोलन का नाम पड़ा। आयोजकों का कहना है कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और अमेरिका के संविधान के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम एक आदमी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम एक तंत्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो क्रूरता, भ्रष्टाचार और नियंत्रण के दम पर खड़ा है। यह आंदोलन ट्रंप से बड़ा है और उस तंत्र के खिलाफ है जो सभी लोगों को चुप करा देता है, खुद अमीर और ताकतवर बनना चाहता है। आयोजकों का कहना है कि हम प्रदर्शन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि यह देश अभी भी लोगों का है, राजाओं का नहीं, अमीरों का नहीं और बुलिस का नहीं। बुली उसे कहते हैं जो बिना बात के किसी को उकसाता है, चिढ़ाता है। नेतन्याहू ट्रंप पर दबाव बनाना चाहते हैं और जनता ट्रंप पर। अमेरिका की जनता की भागीदारी से सीखना चाहिए। उसे लगता है कि युद्ध करना गलत है, तो यह बात केवल ट्रंप के विरोधी नहीं बोल रहे, ट्रंप को सत्ता में लाने वाले लोकप्रिय लोग भी बोलते हैं। कनाडा में G7 की बैठक होने वाली है। इस बैठक से फोटो के अलावा कुछ और उम्मीद मत रखिए। ग्लोबल लीडर के पास कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और फोटो में वे बहुत अच्छे लगते हैं। मानवता की बात करेंगे, लेकिन 2-2 साल से चल रही जंग को रोकने में अपनी नाकामी से जरा भी नहीं लजाते हैं। भारत की तरफ से गांधी एंड बुद्ध का नाम लिया जाएगा, लेकिन भारत इसराइल के साथ ही खड़ा नजर आएगा। कांग्रेस ने बयान जारी कर इसराइल के हमले की निंदा की है और कहा है कि यह एक खतरनाक उकसावे की कार्रवाई है जिसके गंभीर क्षेत्रीय व वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। कांग्रेस के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और केरला के मुख्यमंत्री P. विजयन ने भी इसराइल की निंदा की है। यही नहीं, जब शंघाई सहयोग संगठन SCO ने साझा बयान जारी किया, ईरान पर इसराइल के हमले की निंदा की, तो भारत उससे अलग हो गया। भारत की विदेश नीति की आलोचना हो रही है कि इसराइल ने जब पहली बार हमला किया तब भारत चुप रह गया, संवाद के जरिए शांति की बात करता रहा। लेकिन इसका क्या मतलब है? भारत का पक्ष है कि भारत गुटबंदी से बचते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहने की कोशिश कर रहा है, जो इसराइल के साथ रक्षा सहयोग को बनाए रखते हुए ईरान और अन्य SCO सदस्य देशों के साथ भी संतुलन बनाता है। दुनिया में यह भौकाल बनाया गया कि इसराइल ताकतवर देश है, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं, और इसी के नाम पर कई देश इसराइल के साथ खड़े होने की वकालत करते हैं, उस पर निर्भरता को उचित ठहराते हैं। लेकिन ईरान ने लगातार मिसाइलें दागकर इसराइल के इस भ्रम को तोड़ दिया। इसराइल अपने आप में उतना नहीं जितना होने का दावा करता है। जिस तरह से ट्रंप चाइना +1 कहते हैं, उसी तरह इसराइल को भी अमेरिका +1 कहा जाता है। नेतन्याहू को लगा होगा कि ईरान को एक ही हमले में झुका देंगे, लेकिन ईरान ने इसराइल को बता दिया, हथियार भले दूसरों का इसराइल के पास है, लेकिन ईरान के पास उसका अपना हौसला है। ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों ने इसराइल को एक तरफा बढ़त नहीं लेने दी। इसराइली जानकार लिखने लगे हैं, जैसा लगा था वैसा नहीं हो रहा, ईरान भारी पड़ने लगा है। इसराइल के सैनिक मामलों के एक्सपर्ट योसी मेलमन का ट्विटर पर बयान चल रहा है कि ईरान के शिया मुसलमान ऐतिहासिक रूप से लड़कर मिटने के लिए जाने जाते हैं। इराक के साथ 8 साल लड़ाई लड़कर उन्होंने बता भी दिया। योसी का कहना है कि इसराइल को ट्रंप से गुहार लगानी पड़ जाएगी कि युद्ध रुकवा दें, अन्यथा सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। 4 दिन हो गए, कूटनीति के नाम पर इधर और उधर से बयान चल रहे हैं। ग्लोबल लीडर कुछ नहीं होता। दुनिया में जो लीडर हैं वो पर्दे के पीछे से सारे लीडर को मोहरे की तरह चला रहे हैं। इसका नाम है नियोकॉन, जिसे अपने कारोबार की भूख से बड़ी भूख कुछ और नजर नहीं आती। युद्ध उसके लिए किया जाता है, मारे आप जाते हैं,
तमाशा मत देखिए, जो बर्बादी दिख रही है उसे ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।